गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 14 क्लास 12th का ज्योग्राफी, जनसंख्या संरचना, भारत जनसंख्या संरचना, इंडिया कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। स्टूडेंट्स, आज हम एक छोटा टॉपिक ले रहे हैं और इस छोटे टॉपिक का नाम है आयु संरचना, या जिसे हम एज स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। और आयु संरचना या एज स्ट्रक्चर एक्चुअल में जो टोटल पॉपुलेशन है, जो कुल जनसंख्या है, उसमें अलग अलग आयु वर्ग के, अलग अलग एज ग्रुप के जो पर्सन्स हैं, जो पॉपुलेशन है, उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी कुल जनसंख्या में जो अलग अलग आयु वर्ग के अनुसार जनसंख्या है, जो हमने अपने हिसाब से मैनेज कर ली है, बांट ली है अलग अलग आयु वर्ग बना के, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। यानी हमारी टोटल पॉपुलेशन में अलग अलग एज, टोटल पॉपुलेशन को अलग अलग एज ग्रुप में डिवाइड करेंगे, या देन डिवाइड करके हम उसके ऊपर जो है एक स्टडी करेंगे। बात करें कि आयु संरचना या एज स्ट्रक्चर की स्टडी करना, इसको समझना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पर जनसंख्या संरचना की बात कर रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कह लें, एक टॉपिक कह लें, आयु संरचना एज स्ट्रक्चर हो जाता है। क्योंकि जनसंख्या के आयु वर्ग के अध्ययन से हमें श्रम शक्ति, आश्रित जनसंख्या, दीर्घायु आदि के बारे में जानकारी होती है। यानी द स्टडी ऑफ एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्कफोर्स, डिपेंडेंट पॉपुलेशन, ओल्ड एज पॉपुलेशन एक्सेट्रा। देखिए, हम लोग जानते हैं एक चीज़ बहुत अच्छे से कि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन होती है, कहीं ना कहीं उस पर हमारा डेवलपमेंट या हमारा जो विकास होता है वो आधारित होता है कुल जनसंख्या पर। लेकिन कुल जनसंख्या में हम लोग ये भी जानते हैं कि संपूर्ण जनसंख्या कार्य नहीं करती, संपूर्ण जनसंख्या कार्यशील नहीं होती। यानी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें होल जो पॉपुलेशन है वो पूरी की पूरी जो है, हम उसको वर्किंग पॉपुलेशन नहीं कह सकते, है ना। हम उसको कार्यशील जनसंख्या नहीं कह सकते, उसको हम वर्किंग पॉपुलेशन नहीं कह सकते। तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है, वो केवल और केवल वर्किंग पॉपुलेशन पर ही होता है। और बाकी जो पॉपुलेशन होती है, बाकी जो जनसंख्या होती है, वो कहीं ना कहीं आश्रित जनसंख्या कहलाती है, जो वर्किंग यानी कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित होती है। यानी बाकी जो जनसंख्या होती है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहलाती है, जो कि एक्चुअल में हम कहें कि वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट होती है। तो हम एक तरह से अभी यहाँ पर दो पार्ट की बात करें, पहला है वर्किंग पॉपुलेशन और दूसरा है डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, या जो वृद्धजन होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, यानी जिसे हम कह सकते हैं ओल्ड एज ग्रुप जो है, वो कहीं ना कहीं हमेशा डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आते हैं, आश्रित जनसंख्या में आते हैं, क्योंकि वो कार्य नहीं करते या उनकी कार्य करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, इसलिए उनको नहीं माना जाता। वहीं जो वयस्क होते हैं, जो यूथ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन या फिर हम कहें कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत मानते हैं। और हम ये मानते हैं कि जितनी ज़्यादा कार्यशील जनसंख्या होगी उतना ही डेवलपमेंट, उतना ही विकास होने की प्रोबेबिलिटी, यानी जितनी वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उतना डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, विकास की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। तो एक ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपको कार्यशील जनसंख्या या श्रम शक्ति या आश्रित जनसंख्या के ऊपर। इसी तरह से दीर्घ आयु जो है, पॉपुलेशन की हाईएस्ट एज कितनी है ना, या हम कहें कि जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो भी हम इसके द्वारा माध्यम से जानते हैं। बहुत हद तक जो डेवलपमेंट की हम लोग जो बात करते हैं, विकास की जो हम बात करते हैं, वो उस पर होती है। तो हम बात करते हैं भारत में सबसे पहले पॉपुलेशन ग्रुप्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। तो आयु वर्ग को यहाँ पर जो है आयु की दृष्टि से तीन प्रमुख वर्गों में रखा गया है ना। पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन एज ग्रुप्स। सबसे पहला जो एज ग्रुप है, सबसे पहला जो हम कहें आयु वर्ग है, वो आता है 0 से 14 वर्ष का आयु समूह, यानी चिल्ड्रन एज ग्रुप जिसे कहा जाता है, लेस देन 15 ईयर ऑफ एज, यानी 0 to 14 ईयर एज की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। 0 to 14 ईयर एज की बात करें तो 2001 में
इसकी पॉपुलेशन में जो टोटल परसेंटेज थी वो थी 35.6%, 35.6%। और अभी 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 29.5% यानी 29.5% जो है वो 0 से 14 वर्ग का आयु समूह है, लेस देन 15 ईयर ऑफ एज चिल्ड्रन एज ग्रुप है। देखिए कहीं ना कहीं हम लोग बात करें तो ये पूरी तरह डिपेंडेंट एंड अनप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं 14 वर्ष तक, क्योंकि आप वैसे भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर बाल श्रम कहलाता है, बाल मजदूरी कहलाता है, ठीक है। तो कोई वर्क नहीं कर सकता तो पूरी तरह डिपेंडेंट होता है, किस पर डिपेंडेंट होता है, अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट होता है, और अनुत्पादक होता है, अनप्रोडक्टिव होता है, कोई प्रोडक्टिव वर्क भी ये नहीं कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं हम देखें कि ये जो पूरा का पूरा आयु वर्ग है, ये जो पूरा का पूरा एज ग्रुप है, वो डिपेंडेंट और अनप्रोडक्टिव होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है, अगर इसमें जनसंख्या ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं ये हमारा फ्यूचर का एक फ्यूचर में प्रोबेबल होने वाले डेवलपमेंट को भी शो करता है, यानी आगे भविष्य में होने वाले विकास को भी प्रदर्शित कर सकता है कि आगे जाकर जब ये एज ग्रुप में अगर अभी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आगे जाकर, और ये जब वयस्क आयु वर्ग में जाएगा, जब ये यूथ एज ग्रुप में जाएगा तो वहाँ पर वर्किंग पर्सन्स की का नंबर बढ़ जाएगा, कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी, और आगे जाके भविष्य में जो है प्रोबेबिलिटी रहेगी डेवलपमेंट की, ये कहीं ना कहीं शो करता है। लेकिन एट दैट टाइम अगर हम लोग बात करें तो ये एक डिपेंडेंट और अनप्रोडक्टिव यानी आश्रित व अनुत्पादक एज ग्रुप के अंतर्गत, आयु समूह के अंतर्गत माना जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं वयस्क आयु वर्ग की, यानी कि यूथ एज ग्रुप, जो कि 15 से 64 वर्ष की आयु समूह का है। 15 टू 64 की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एज ग्रुप की, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर 2001 में पॉपुलेशन थी 58.1% और 2011 में हुई 62.5%। ये इंडिया के एक्चुअल में, जो इंडिया को कहा जाता है ना भूत और भविष्य का देश, तो जो भविष्य का देश कहा जाता है, उसको फ्यूचर कंट्री कहा जाता है, उसका कारण यही है कि ये जो एज ग्रुप है, जो वर्किंग और प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, जो कार्यशील व उत्पादक वाला जो एज ग्रुप है, आयु वर्ग है, इसमें हमारे यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। हमारे यहाँ पर जो जनसंख्या है उसका सर्वाधिक प्रतिशत 62.5% अगर हम 2011 की जनगणना के हिसाब से बात करें तो इसमें पाया जाता है, जो कि वर्किंग करने वाला है, कार्य करने वाला है, उत्पादन करने वाला है और देश के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाला है। कंट्री के डेवलपमेंट में जो है सबसे ज़्यादा जो है इसका योगदान होता है, इसीलिए भारत को भविष्य का देश कहा जाता है। या जो भारत की हम लोग अभी आर्थिक प्रगति जो देख रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ जो देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस पर जो है डिपेंडेंट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें वृद्ध आयु वर्ग की, 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का ग्रुप है, जिसे माना कहते हैं हम लोग ओल्ड एज ग्रुप है। और देखिए ओल्ड एज ग्रुप जितना कम होगा, जितना कम परसेंटेज में टोटल पॉपुलेशन के होगा, कुल जनसंख्या में जितना कम प्रतिशत होगा, क्योंकि ये भी एक बाल आयु वर्ग की तरह या चिल्ड्रन एज ग्रुप की तरह एक आश्रित व अनुत्पादक समूह है, एज ग्रुप है। और इस एज ग्रुप को अगर हम देखें तो आप एक चीज़ देखेंगे कि ये एक ऐसा आश्रित और अनुत्पादक वर्ग है जिसके हम लोग बात करें भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, इन सब पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है ना। इसमें फूड की बात करें हम लोग, क्लोथिंग की बात करें, हम बात करें चिकित्सा सुविधाओं की यानी मेडिकल फैसिलिटीज़ की, काफ़ी। और अगर जहाँ पर भी जिस भी देश में ये आयु वर्ग ज़्यादा होता है ना, वृद्ध आयु वर्ग या ओल्ड एज ग्रुप ज़्यादा होता है परसेंटेज में, उस कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाता है, रुक जाता है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं मिलता, क्योंकि कार्यशील जनसंख्या को जो है वो जो वर्किंग जो पॉपुलेशन है, जो वयस्क वर्ग है, वो उनको इनका बोझ भी उठाना होता है। 2001 में हमारे यहाँ पर ये 6.3% था, 6.3%, और 2011 में ये 8% हो गया, 2% की इसमें लगभग 1.7% की हम लोग इसमें जो है भारत में वृद्धि
देखते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करें वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के हिसाब से, जापान के हिसाब से, रशिया के हिसाब से अभी हम लोग इसमें बहुत पीछे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर मैंने कहा कि अभी कि आज के समय की बात करें तो डेवलपमेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ये चीज़ इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है भारत के विकास के हिसाब से, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। एक और हम बात करते हैं कि भारत में जनांकी संक्रमण की तीसरी अवस्था है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक वृद्धि दर उच्चतम है, उच्च जन्म दर, मध्यम मृत्यु दर। देखिए आपको ध्यान होगा, हमने तीसरे चैप्टर में एक जनांकी संक्रमण सिद्धांत पढ़ा था, हमने एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ी थी, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में हमने देखा था कि अलग अलग जो है 4 अवस्थाओं की वहाँ पर हमने बात करी थी। यहाँ पर भारत जो अभी इस जनांकी संक्रमण की तीसरी अवस्था में है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की अभी 3rd स्टेज में इंडिया है, और 3rd स्टेज में इसलिए है बिकॉज हम यहाँ पर जो भी बर्थ रेट है, जो जन्म दर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तेज है, उच्च है, हाई बर्थ रेट है, और जो मृत्यु दर है वो अभी मध्यम है, जो डेथ रेट है वो अभी मीडियम है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर प्राकृतिक वृद्धि दर उच्चतम निकल के आती है, इसीलिए यहाँ पर नेचुरल ग्रोथ रेट जो है वो हाई निकल कर आती है। इसको मैं कुछ इस तरह से देखिए आपको समझाना चाहूँगा कि अगर मैं बात करूँ कि भारत में जो बर्थ रेट की बात करूं, तो बर्थ रेट हम कहें कि हमने कहा कि बर्थ रेट बहुत हायर है ना, यानी हम कहें कि बर्थ रेट इस लेवल पर है यहाँ पर। ठीक है, और फिर हम कह रहे हैं कि जो डेथ रेट है वो मीडियम है, तो हम कहें कि डेथ रेट इस जगह पर है। ये हमने एक ग्राफ बना लिया। ठीक है, तो बर्थ रेट हमने देखा यहाँ पर और डेथ रेट हमने देखा यहाँ पर है। ठीक है, मीडियम है, लो नहीं है, मीडियम है। तो ये जो गैप क्रिएट हुआ, जो कैसे क्रिएट हुआ, उसमें हमने क्या करा, बर्थ रेट में से है ना, हमने माइनस कर दी डेथ रेट, तो हमारे पास नेचुरल ग्रोथ निकल कर आ गई। यानी जन्म दर जो है वो क्या है, उच्च है, और इसको हम लोग करते हैं जन्म दर यानी बर्थ रेट, BR, इसको, इस फर्स्ट वाली लाइन को। ठीक है, और ये हमारी डेथ रेट, DR लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, डेथ रेट का मतलब हो गया मृत्यु दर। तो ये अधिकतम है या उच्चतम है और ये मध्यम है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में से जब हम हाई बर्थ रेट यानी उच्च जन्म दर में से मध्यम मृत्यु दर को माइनस करते हैं, तो हमारे पास में जो है एक उच्च प्राकृतिक वृद्धि दर निकल कर आती है। जो जनसंख्या, ये जो गैप हमें दिखाई दे रहा है, जो इसके रूप में हम देख सकते हैं, तो उच्च जनसंख्या जो है वृद्धि दर हमारे सामने निकल के आती है। ठीक है, जो कि उच्च जन्म दर व मध्यम मृत्यु दर के कारण है, जो हाई बर्थ रेट और मीडियम डेथ रेट के कारण है। तो ये जो प्राकृतिक वृद्धि दर उच्चतम है, जो जन्म दर माइनस मृत्यु दर से निकल कर आती है, प्राकृतिक वृद्धि दर इज इक्वल्स टू जन्म दर माइनस मृत्यु दर। ठीक है, तो ये जो यानी हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ठीक है, तो ये अभी हमारे यहाँ हायर है, और हायर होने के कारण ही अभी हमारे यहाँ पर जो 0 to 14 वर्ग का जो एज ग्रुप है, वहाँ पर जो है अभी हमने देखा कि जो है वहाँ पर 29.5% जो है पॉपुलेशन का पार्ट जो है वहाँ पर अभी हमें मिलता है। इसी कारण उच्च जन्म दर के कारण यहाँ पर हमें 29.5% जनसंख्या देखने को मिलती है। हाई जो है नेचुरल ग्रोथ रेट के कारण ही 29.5% जो है पॉपुलेशन हमें चिल्ड्रन वाला जो एज ग्रुप है, जो चाइल्ड एज ग्रुप है, वहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे इसीलिए इन्हीं कारण से जो है यहाँ पर जो हम कहते हैं बाल आयु वर्ग में या चिल्ड्रन एज ग्रुप में पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये हम आपके समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हमने बाल जनसंख्या की बात करी या चिल्ड्रन पॉपुलेशन की बात करी, तो इसको भी अभी हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और भारत में विशेष रूप से 0 से जो 6 वर्ष की एज है, जो 0 से 6 वर्ष की आयु की चिल्ड्रन पॉपुलेशन है, उसकी हम थोड़ी सी यहाँ पर
बात कर लेते हैं। तो भारत में अगर हम लोग 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी टोटल पॉपुलेशन जो है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग वो है 15.8 करोड़, यानी 15.8 करोड़ जो है वो हमें कुल जनसंख्या देखने को मिलती है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 13.12% यानी 13.12% जो जनसंख्या है वो बाल जनसंख्या यानी चिल्ड्रन पॉपुलेशन, जिसे हमने 0 से 6 ईयर एज के लिए कहा, 0 से 6 वर्ष की आयु के लिए कहा, उसमें हमें देखने को मिलती है। डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें, दशकीय वृद्धि, यानी हम ये कहें कि 2001 से 2011 के मध्य यानी 2001 टू 2011 के बिटवीन की बात करें तो ये ग्रोथ रेट हमें माइनस में देखने को मिलती है, -3.08, है ना। यानी ये नकारात्मक या ऋणात्मक वृद्धि दर जो है या नेगेटिव ग्रोथ रेट जो है वो हमें बाल जनसंख्या में देखने को मिलती है, जिससे पता चलता है कि धीरे धीरे भारत में कहीं ना कहीं जो है जो जनसंख्या वृद्धि जो है उसमें कमी आ रही है, वो हमें यहीं से दिखाई दे जाती है। तो डिकेडल ग्रोथ रेट या दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं तो वो आती है -3.08% हमें देखने को मिलती है 2001 से 2011 के दशक के मध्य, यानी 2001 से 2011 के डिकेड के बीच में, बिटवीन हम लोग ये बात करते हैं। हम लोग अगर संख्या की दृष्टि से स्थान देखें, इन टर्म्स ऑफ टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन देखें, तो सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड पॉपुलेशन है वो हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, यूपी में देखने को मिलती है, जो कि है 2.97 करोड़ की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, 2.97 करोड़ की बात करते हैं। उसके बाद यूपी बिहार जनरली साथ ही नाम लिया जाता है, हम लोग जानते हैं। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है संख्या की दृष्टि से वो बिहार का आता है, जहाँ पर 1.85 करोड़ 1.85 करोड़ जो है टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो इसके ये दोनों जो राज्य हैं, ये दोनों राज्य प्रथम और द्वितीय स्थान पर हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग, ये तो हमने बात करी संख्या की दृष्टि से, अब अगर हम लोग प्रतिशत की दृष्टि से देखें, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज देखें, तो जो कुल जनसंख्या में बाल जनसंख्या का प्रतिशत की दृष्टि से स्थान देखें, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन देखें, तो उसमें अगर हम लोग हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट जो है यानी अधिकतम की अगर हम बात करें तो जो अधिकतम बाल जनसंख्या है वो हमें मेघालय में देखने को मिलती है, जो कि 18.75% है। 18.75 जो प्रतिशत है, 18.75% जो हम कहें कि परसेंटेज ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन है, वो हमें मैक्सिमम या हाईएस्ट जो है वो मेघालय में देखने को मिलती है विद 18.75%। उसके बाद में सेकंड पोजीशन पे देखें, द्वितीय स्थान पर देखें तो बिहार का नाम आता है 17.90% के साथ में, 17.90% के साथ में। इसके बाद में अगर हम लोग अदर स्टेट्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर, झारखंड, राजस्थान, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स के हमें नाम मिलते हैं। वहीं हम लोग लोएस्ट की बात करें, कुल बाल जनसंख्या में बाल जनसंख्या का प्रतिशत जो न्यूनतम है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन में, हम लोग अगर लोएस्ट की बात करें तो उसमें हम सबसे कम जो है यानी लोएस्ट जो है उसमें नंबर 1 पे तमिलनाडु है। तमिलनाडु में सबसे कम कुल जनसंख्या में बाल जनसंख्या देखने को मिलती है ना। तमिलनाडु में हमको लोएस्ट परसेंट देखने को मिलता है टोटल परसेंटेज में चाइल्ड पॉपुलेशन का, वो है 9.56%, 9.56%, जो कि तमिलनाडु में। और उसके बाद जो दूसरा स्थान आता है वो आता है गोवा में, जहाँ पर 9.57% हमें ये परसेंटेज देखने को मिलता है। लोएस्ट जो है वो प्रतिशत हमें
देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो आयु संरचना यानी एज स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है वो हमें दिखाई देता है। आप समझ गए होंगे इस टॉपिक का मकसद क्या है। इस टॉपिक का बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज ये देता है हमें इन टर्म्स ऑफ टाइप, अलग अलग टाइप की एज ग्रुप यानी अलग अलग तरह के बाल आयु वर्ग को हम देखकर विकास की जो अवधारणा की बात करते हैं, डेवलपमेंट की जो थ्योरी की बात करते हैं, वो हमें यहाँ पर देखने को और समझने को मिलती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस साक्षरता की हम लोग जो है बात करेंगे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में यानी हम लोग यहाँ पर लिटरेसी की बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू।